So first of all, good afternoon, everyone. My name is Shubham Shukla. I have secured an All India rank of 43 in UPSC CSE 2021 examinations. It was my fourth attempt, my fourth mains, but my very first time making it to the interviews. And 2022 is almost 5 years that this journey took me. So that was in brief about my journey. Today's session, आपको बता दिया गया, is on answer writing. Very good. It's about I'll be trying to pick up the easiest questions or the simplest questions, and we'll start some sort of answer writing. First of all, answer writing. So prelims, you know the syllabus. Prelims is about MCQ. Mains में you have to write answers. आप जो मार्किंग करोगे, ये मान के चलो कि 5 out of 10 अगर आपको किसी आंसर राइटिंग में मिल रहा है, किसी आंसर में, that means you have written a good answer for that. ये आप लोगों को मान के चलना है. If you are able to score 5 out of 10 in an answer, मतलब आपके आंसर अच्छा है. ये स्कूल नहीं है कि मतलब सही है तो मतलब 10 out of 10 मिल गया, सब कोई खुश हो गए. ये नहीं होता है. Things doesn't work that way. टारगेट यही करना है, 4 to 5 लाना है हमें. उसके ऊपर कुछ भी आ गया इज अ बोनस. आ सकता है, वी डू नॉट नो किस बेसिस पे आ सकता है. उसके ऊपर कुछ भी आ गया, इट्स अ बोनस. बट यही ट्राई करना है कि हमें ऐसे आंसर लिखना है कि एटलीस्ट हमें 4 से 5 मिले. दिस शुड बी योर टारगेट. व्हाट डू यू नीड फॉर आंसर राइटिंग? बोलता है रिक्वायरमेंट्स. व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स फॉर आंसर राइटिंग? हो सके तो इसको अपने स्टडी टेबल के आसपास कहीं चिपका लो. These are the things that you need to require for answer writing. Number 1 is your content. Now content कैसे होगा? तो static parts, NCERTs, your basic books, your notes आप लोग जो पढ़ रहे हो, मैंने बताया था do not overboard go with the things. 2 से ज़्यादा सोर्स नहीं रखना per GS सब्जेक्ट, राइट? करंट अफेयर्स के लिए हम लोग बात किए हुए थे, वापस हम लोग क्लास के एंड में रिवाइज कर देंगे, ठीक है. एंड थर्ड जो हमें दिखना है कि लिटिल बिट ऑफ अवेयरनेस. अवेयरनेस क्या? अवेयरनेस अबाउट यू. जैसे इस बार मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था अबाउट रोड एक्सीडेंट्स, राइट? तो उसने बहुत जेनरिक चीज़ें बताई थी कि रोड्स की वेट करना पड़ेगा. रोड्स में बहुत सारे लोग अपने रेडी लगा के खड़े रहते हैं. जीब्रा क्रॉसिंग बहुत सफिशिएंट नहीं है. एनफोर्सेबल फाइन्स बढ़ाना पड़ेगा. तो यही सब चीज़ हमें बोलनी है. तो इसलिए मैंने बोला कि कंटेंट आएगा आपके बुक से, कंटेंट आएगा आपके करंट अफेयर्स से, और कंटेंट आएगा आप जो आँख खोल के रहते हो इधर उधर से. तो ये हम लोग का हो गया रिक्वायरमेंट्स. फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या था? फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो जाता है हमारा कंटेंट. सेकंड, कोई बता सकते हैं व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट फॉर आंसर राइटिंग? अवेयरनेस बोल सकते हैं. और बताओ. लेट्स रिफाइन इट. प्रेजेंटेशन विल कम इट, उसके बाद वाला है. नहीं, इंट्रोडक्शन बॉडी विल कम टू इट, वो स्ट्रक्चर में आता है. वो बता दिया मैंने कंटेंट में. सेकेंड थिंग जो हमें वो रखना है इज योर अवेयरनेस, या बहुत लोग बोलते हैं कॉमन सेंस. नाउ व्हाई कॉमन सेंस? आई विल गिव यू अ वेरी क्लासिक एग्जांपल. 2018-19 में ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया था मैंटल प्लूम पे, ठीक है ना? ज्योग्राफी का क्वेश्चन था. अब क्या हुआ कि उस समय मैंने अटेम्प्ट किया था ये क्वेश्चन कुछ बहुत ही रैंडम सा करके. बाद में जब मैं एग्जाम हॉल से निकला सोचा व्हाट मैंटल प्लूम, दिस वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी. मुझे नहीं मिला था एनसीईआरटी में कहीं पे. ऐसा हो सकता है, मैंने बताया कि देयर माइट बी सम क्वेश्चंस वी आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ. अब ये मुझे मिल गया, तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होगा? कुछ नहीं, मैंटल प्लूम, ये जो 2 वर्ड्स हैं ना, इनको ब्रेक करो. मैंटल पता ही है, कोर, मैंटल क्रस्ट, बस कोई पढ़ा होगा अपने जीवन में. किसी को पता है प्लूमिंग का मतलब क्या है? प्लूमिंग का मतलब होता है स्प्रेडिंग या ड्रॉपिंग या फॉलिंग एट अ गुड स्पीड. इसका मतलब होता है प्लूमिंग. दिस इज व्हाट प्लूमिंग स्टैंड्स फॉर. अब देखो, इनिशियली हमें पता नहीं है व्हाट इज मीन्ड बाय मैंटल प्लूम, बट if we break this into 2 parts, mantle and plume, won't we be able to answer this question? कि mantle का बहुत fast rate पे dropping, rising, spreading out, and this exactly is mantle plume. अगर हम, तो यही है कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा. इफ यू नो व्हाट प्लूम मेंट, ठीक है, तो यू माइट हैव सम आइडिया ऑन व्हाट मैंटल प्लूम वाज. तो दिस इज योर कॉमन सेंस.
व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. थर्ड जो आप बोल रही थी इज योर फ्लो. ये इसको बहुत लोग स्ट्रक्चर से भी इक्वेट करते हैं, नॉट एन इश्यू विद दैट. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दिस विल बी अगेन. जैसे मान लो कि यहाँ पे लेट्स से जीएस में कंटेंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपेयर टू फ्लो. एथिक्स बोल रहा हूँ. ऐसे वाले पेपर में दिस विल बी 50-50 विद कंटेंट. क्यों? विल डिस्कस इन सम अदर डे. बट जीएस के लिए यू नीड टू नो द फ्लो और स्ट्रक्चर. अब फ्लो और स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत सिंपल. हमें स्टार्ट करते कोई क्वेश्चन दिया हुआ ऐसे करके कहानी दी हुई है. इसमें जब स्टार्ट करते हैं ना तो एक कंटेक्स्ट या इंट्रोडक्शन होता है हमारा. फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा कंटेक्स्ट या इंट्रोडक्शन. तो मतलब क्या, वी आर बोलते हैं ना कि कुछ भी चीज आ रही है सबसे पहले हम लोग उसको प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं. तो दिस इज व्हाट योर कंटेक्स्ट और इंट्रोडक्शन इज. वी आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग. वी आर इंट्रोड्यूसिंग द व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग फ्रॉम अस. ये आ गया. अगला फ्लो पॉइंट हमारा आ जाता है योर कन्वेंशनल बॉडी. बॉडी इज द कोर एरिया. हियर यू एड्रेस द कोर पार्ट ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड. यही सेम चीज है. ये सब दिस इज नॉट रॉकेट साइंस. ये सब सेम चीज आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो. आंसर राइटिंग करना था, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, सेम चीज है. अब वही है, कुछ कुछ क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होंगे, कुछ क्वेश्चन में 1 पार्ट होंगे. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस. एट टाइम्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल 1 पार्ट लिख के आ जाओ, ठीक है. बट यूजली यू विल अंडरस्टैंड कि किसी क्वेश्चन में 2 पार्ट्स पूछे गए हैं. किसी किसी में ऐसा होगा कि 2 क्वेश्चन होंगे एक साथ. किसी किसी में एक ही क्वेश्चन होगा बट उस क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि 2 पार्ट हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, what are the dimensions of poverty and how does India fare well on poverty? तो मतलब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना है पॉवर्टी का. अगला बॉडी में मेन पार्ट आएगा डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी. बॉडी का सेकंड पार्ट में आएगा हाउ डज इंडिया फेयर ऑन पॉवर्टी. एंड लास्ट पार्ट आपका आता है कंक्लूजन. यही आपका स्ट्रक्चर फ्लो है. वे फॉरवर्ड कंक्लूजन ठीक है, जिस डिपेंड्स ऑन कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट. यूजुअली 15 मार्क से बोला था यू गिव अ वे फॉरवर्ड. कई बार मैं पर्सनली क्या करता था कि मैं अपना कंक्लूजन हमेशा एक फॉरवर्ड लुकिंग या सजेस्टिव रखता था. हाँ, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप. कंक्लूजन में आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स बनने जा रहे हो. आप लोग रवीश कुमार नहीं बनने जा रहे हो एनडीटीवी वाले कि हर चीज में दिक्कत निकालनी है. पॉजिटिव, फॉरवर्ड लुकिंग, सजेस्टिव. जो मैडम ने बोला वे फॉरवर्ड, मैं ये करता था हमेशा एक पॉजिटिव. इवन दो लेट्स से पॉवर्टी का कुछ इंडेक्स आया इसमें इंडिया खराब किया, क्वेश्चन इज ऑन दिस. हमने प्रॉब्लम पूरा डिस्कस कर लिया है, इंट्रोड्यूस कर लिया है, प्रॉपर डिस्कस कर लिया है, एनालाइज कर लिया है. एंड में कंक्लूजन हमें एक ऑप्टिमिस्टिक देना है, फॉरवर्ड लुकिंग देना है. क्या हो सकता है? वन कैन बी कि वी मस्ट इन्वेस्ट इन मोर ऑफ आवर कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट. एक एंडिंग हम ये दे सकते हैं कि इवन दो पॉवर्टी इज अ मेजर चैलेंज बट एट द सेम टाइम वी सी दैट इंडिया हैज मैनेज टू remove 271 million people out of poverty in the last decade. So देखिए, this is forward looking. This is what an administrator is supposed to believe and work on. हमारे पास खराब डेटा आएगा, हमें उस खराब डेटा के बीच से अच्छा डेटा निकालना है. खराब डेटा है उस पर काम करना है, प्लस कुछ प्रोग्रेस हुआ है तो उसको भी यूज करना है. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट ए क्वेश्चन. फ्लो एंड स्ट्रक्चर. फोर्थ रिक्वायरमेंट फॉर योर first 3 are compulsory, fourth is desirable. Like मैं इसमें साइड में लिख देता हूं. तो first 3 are compulsory, fourth वाला होगा आपका desirable. इसको हम लोग बोलेंगे वैम, वैल्यू एडेड मटीरियल्स. वैम क्या होता है? Whatever makes your answers a bit more visible, what makes your answer a little bit more appealing. हम लोग वैम के लिए स्पेशल बात कर रहे हैं. तो मैंने बोला फर्स्ट 3 आर कंपल्सरी, थर्ड इज सॉरी फर्स्ट 3 कंपल्सरी, फोर्थ इज ऑप्शनल. व्हाई इज इट ऑप्शनल? तो देखो, सॉरी हर एक में नहीं बन सकता, वेरी ट्रू, हर एक में नहीं बन सकता, बट हर एक में किसी ना किसी तरह आप डायरेक्टली चाहो तो यूज कर सकते हो. अब देखो, व्हाई एम आई स्ट्रेसिंग ऑन वैम. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि एक खुद सोचो, 9,000 10,000 बच्चे मेंस देते हैं.
ठीक है, सब कोई जीएस पेपर देगा ही और रिजल्ट 2-3 महीने में निकालना है। पेपर चेक करने वाला बैठेगा, उसको एक दिन में कितना पेपर, एक दिन में मान लो कि 10-15-20 पेपर तो चेक करेगा ही ना। मान लो लेट्स से 20 पेपर चेक करता है 4 घंटे, मतलब 1 घंटे में 5 पेपर, 12 मिनट में एक पेपर, एंड टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 20। तो मतलब इफेक्टिवली कितना हो रहा है 0.6 मिनट्स पर क्वेश्चन। 36 सेकंड में एक क्वेश्चन को देखना है। आपको लिखना कितना है एक क्वेश्चन टाइम में, 7 to 10 मिनट्स के बीच में। खुद सोचो, थिंक इट फॉर योरसेल्फ। कोई एग्जामिनर हर एक क्वेश्चन पढ़ सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। ये मेरा एनालिसिस, आई माइट बी रॉन्ग, अगेन मैं डिस्क्लेमर लगा रहा हूं, मेरा ये एनालिसिस है कि एन एग्जामिनर कैन नॉट रीड एवरी सिंगल क्वेश्चन, और पढ़ेगा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में बोर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है। दिस इज वेयर दिस थिंग विल हेल्प यू अ लॉट, अ लॉट। कैसे? ये आपके आंसर को अट्रैक्टिव, प्रेजेंटेबल, थोड़ा डिफरेंट, इट विल मेक योर आंसर स्टैंड आउट, एंड दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका कंटेंट सब कुछ अच्छा है, आपको शायद 10 में 4 मिल जाए, नॉट एन इशू विद दैट, मिल जाएगा। बट लेट्स से आपने एक लंबा पैराग्राफ लिखने की जगह एक डायग्राम बना दिया, एक फ्लो चार्ट बना दिया। इससे पता है आपका क्या होगा? इससे पहली बात आपकी स्पेस बचेगी। लेट्स से आपने लिखा बड़ा सा, उससे बड़ा सा आपने फ्लो चार्ट बना दिया, तो इट विल सेव स्पेस, इट विल सेव टाइम। लंबी लंबी कहानी लिखने से फ्लो चार्ट बना दो। अगर आप लिखो पॉवर्टी लीड्स टू लो एजुकेशन, लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन, which leads to low level of job opportunities, which again leads to family poverty in continuance, बड़ा सा लिखे। उसके बाद पॉवर्टी का एक चक्कर बना दो, पॉवर्टी, लो एजुकेशन, लो एम्प्लॉयमेंट, बैक टू पॉवर्टी। पहला बात, लिखने वाला जगह भी कम खाएगा, ये ज्यादा जगह ले रहा है, इसको आप जल्दी भी लिख पाओगे। ठीक है ना, सबको दिख रहा है, सबको एक, और थोड़ा डिफरेंट दिख भी रहा है। अब कुछ नहीं, इसको एक डब्बा बना दो और साइड में लिख दिया, नीचे लिख दो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब देखो, वी आर किलिंग, बोलते ना किलिंग 2 birds with 1 stone, वी आर किलिंग many birds with 1 stone. We are saving time, we are saving time, we are saving space, we are making it more presentable. अब बताओ, shouldn't you use this? And आप ये करोगे, your answer stands out a bit. मान लो आप लोग में से, जैसे यहाँ पे मान लो 60-70 जितने बच्चे हो, 4-5 लोगों ने एक कर लिया एक क्वेश्चन में, तो वोंट यू थिंक वो 4-5 लोगों के लिए थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बन सकता है? खुद सोचो। आपको लाइक बोलते ना मोनोटोनिसिटी, सबके पैराग्राफ पढ़ रहे, अचानक से एक डायग्राम आ गया, वोंट यू बी अ लिटिल मोर इंटरेस्टेड? ये क्या है? बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट? And this is what I want you guys to target. This is where value added materials come into play. So make a list of value added materials that you can use. So I'm telling you some things that you can use as a value added materials. बहुत सिंपल चीज है, कॉमन चीज। सबसे पहला अंडरलाइनिंग, अंडरलाइन किया करो, राइट इट डाउन, सब मेरे कहीं लिख लो, बाद में भूल ना जाओ। एक अंडरलाइनिंग हो गया, लाइक लेट्स से यू कम अक्रॉस सम डेटा और डेट, इमीडिएटली लिखते ही अंडरलाइन कर दो नीचे। ऐसा ना हो कि पूरा पेपर अंडरलाइन हो जाए, वो भी नहीं करना है, मतलब उतना भी हीरो नहीं बनना है, मतलब पूरा पेपर एक एक लाइन को अंडरलाइन कर रहे हैं, नो नीड। अंडरलाइन इज फॉर हाईलाइटिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज हो गया डेटा, यू गिव डेटा समथिंग, लिखो पॉवर्टी इंडिया में इतनी है, इतनी है, इतनी है, हमने इतनी कर दी, इतना कम कर, उससे सिंपल यार, डेटा 2010 में इतनी थी, 2021 में इतना हो गया, बस समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया, टाटा बाय बाय, किसी को समझ में नहीं आएगा। अगला लिख दो ग्राफ्स, वही है हम लोग लिखते हैं कि इन 2010 इंडियाज पॉवर्टी रेट्स वाज दिस मच परसेंट विद दिस नंबर ऑफ पुअर पीपल, इन 2021 इट वेंट डाउन टू दिस मच। उसी से ग्राफ बना दो, हमने डेटा लिख दिया ना, एक साइड में से ग्राफ बना दो ऐसे करके, यहाँ पे 2021 के पॉवर्टी रेट है ऐसे, यहाँ पे 2011 का है, 2011 ये 2021 पॉवर्टी रेट डिक्लाइन हो गया, यहाँ पे डेटा डाल दो ऐसे करके, ये तो और जल्दी बन गया, इसको पूरे डब्बा में बना दो। ठीक है, ग्राफ्स एक अच्छा तरीका हो गया करने का। अगला लिखो फ्लो चार्ट्स, ये फ्लो चार्ट्स आपका विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अगला हो गया डायग्राम्स, डायग्राम में सबसे अच्छा डायग्राम होता है इंडिया का मैप। मैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी इंडिया का मैप बनाता था, आज एक क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग को, उसमें भी मैं इंडिया का मैप बनवाऊंगा।
कुछ नहीं, सिंपल सा मैप रखना है। ये पहले ऐसे वी बनाओ, यहाँ पे 2 ऐसे, ठीक है। ये 3 को उल्टा करके यहाँ पे ऐसे पतला सा ऐसे कर दो, यहाँ से स्ट्रेट, हल्का सा ये बाउंसर, स्ट्रेट ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे आधा हार्ट, टूटा हुआ दिल, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये चिकन के पास ऐसे आता है, और फिर ये नॉर्थ ईस्ट ऐसे बन गया। देखो, इट्स नॉट एन आइडियल इंडिया का मैप, बट आपके ऊपर ट्विटर में ये नहीं हुआ कि हाय तुमने ये गायब कर दिया। वो पीपल वोंट अटैक यू। पॉइंट ये है, आपने एक इंडिया का मैप बना, आप इसमें जो चाहे, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नेबर्स, हिस्टोरिकल साइट्स, साइट्स ऑफ कल्चरल फैक्ट्स, लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर दो। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट जूट, हम लोग आराम से ऐसे करके शेड कर सकते हैं, ये जूट बेल्ट ऑफ इंडिया हो गया। तो देखो, आप लोग लिखोगे जूट इज फाउंड इन ये, एक डायग्राम बना दो ना। नहीं, कुछ थोड़ा लिख भी सकते हो, बट यू कैन लिमिट द नंबर ऑफ वर्ड्स। बट अगेन सी, दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स और नॉट। यही सब चीज करना है, छोटी मोटी चीजें, अट्रैक्शन होगा। एग्जैक्टली भले ये इंडिया का डायग्राम बहुत ही वाहियात बना है, बट अटेम्प्ट तो हुआ है ना। तो मतलब मान लो मेरे को परफेक्ट इंडिया का मैप बनता, उसके 1 मिलता, मुझे इम्परफेक्ट बन रहा है, मेरे को हाफ मिलेगा, बट हाफ एक्स्ट्रा तो आ रहा है ना। और जहां पे 1-1 नंबर पे 8-8 रैंक बदलती है मेरे बच्चों, फाइट फॉर एवरी सिंगल मार्क्स, ठीक है। यही सब चीजें, यही सब ट्रिक्स है। डायग्राम लिख दिया मैंने, फ्लो चार्ट लिख दिया। अदर स्पेसिफिक चीज होते हैं, फॉर एग्जांपल कमिटी का नाम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हो गए, रियल लाइफ एग्जांपल्स हो गए, डेटा मैंने लिख दिया स्टार्टिंग में, डेटा या स्टैटिस्टिक्स। यही सब चीजें आपकी वैलिडेट मटेरियल्स में आती हैं, यही आपको आंसर में स्प्रिंकल करना है, ठीक है ना। एंड वो आंसर आपका थोड़ा ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा एग्जामिनर के लिए। बस अगेन, इज दिस द ऑफिशियल यूपीएससी पॉलिसी? नो, बिकॉज अंदर क्या पेपर चेक होता है, नो वन नोस। मैंने 4 मेंस लिखे, मैं आज तक नहीं बता सकता हूँ कि मेरे को किस क्वेश्चन पे कितना नंबर मिला होगा, मैं बोल ही नहीं सकता, कोई नहीं बोल सकता है। तो दिस इज अबाउट योर वैलिडेट मटेरियल्स। बुक्स के सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। यू कैन यूज फिक्शियस एग्जाम्पल, बट डोंट मेक इट लाइक, डोंट फ्रॉड योर वे थ्रू इट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ देयर इज एग्जाम्पल ऑफ पॉवर्टी, आपको एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि इंडिया हैज रिड्यूस्ड 271 मिलियन, यू कैन से इंडिया हैज रिड्यूस्ड अराउंड 200 मिलियन या अबव 200 मिलियन। तो इन केस यू आर ट्राइंग टू फज अ लिटिल बिट ऑफ डेटा विच इज नॉट रिकमेंडेड, डू इट इन लिमिट्स। कुछ एग्जाम्पल अपना बना रहे हो, रियल लाइफ से भी दे सकते हो, नहीं हो रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, यू कैन फज डेटा अ लिटिल, थोड़ा डेटा इधर उधर कर दो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, एग्जैक्ट डेटा चेंज होते रहता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये क्या करना है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया, स्ट्रक्चर कंटेंट पे चल गया, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, क्या फ्लो होना चाहिए। तो आर यू गाइज रेडी टू स्टार्ट राइटिंग एन आंसर? लिखना है? ओके गाइज, चलो, विल बी डिस्कसिंग 2 आंसर्स टुडे। फर्स्ट, राइट द क्वेश्चन डाउन। क्वेश्चन लिखिए सब कोई। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, चैप्टर्स नेम इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इससे कहीं ना कहीं कोई घूम फिर क्वेश्चन आते ही हैं, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। राइट ऑन द क्वेश्चन सब कोई, जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी। Explain how the uprising of 1857 constitutes an important watershed. Explain how the uprising of 1857 constitutes an important watershed in evolution of British policies towards India. क्वेश्चन का यही मतलब है कि 1857 का वॉर हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक नई पॉलिसी अप्लाई। क्या पॉलिसी चेंज हो गई हैं? व्हाट कॉज द चेंज इन द पॉलिसी, व्हाट आर द पॉलिसी चेंजेस दैट हैपेंड विद द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ क्वेश्चन का फर्स्ट वर्ड देखो क्या है, एक्सप्लेन। देयर आर, आप और क्वेश्चंस करोगे तो देखिए इसमें देगा एवेलुएट होगा, किसी में डायरेक्ट होगा, किसी में क्रिटिकल एग्जामिन होगा, डिस्कस होगा। These are your directive words. Directive words का मतलब होता है कि they'll direct you to an answer. Explain मतलब आपको समझाना है थोड़ा डिटेल में, ठीक है। And it's always advisable when you write answers, you look at those critical words. Critical words के ऊपर PDF या फिर कुछ आपका प्रॉपर, जब आप लोग का फॉर्मल एक क्लास होगा, टीचर्स अच्छे से आपको डिस्कस करेंगे। Always be very aware of critical words. बहुत डिफरेंस नहीं होगा, बहुत सिमिलर डिफरेंस होगा। अब यही क्वेश्चन था क्रिटिकली एग्जामिन, तो डिस्कस में आपको बस डिस्कस करने के क्या क्या उन्होंने किया था।
क्रिटिकल एग्जामिन होता तो आपको ये करना पड़ेगा, उन्होंने पहले डिस्कस करना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा इसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा था। तो बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज डायरेक्टिव वर्ड्स। 1-2 नंबर इससे भी बच सकते हैं आपके। अगर आपने क्रिटिकल एग्जामिन का आंसर लिखा है तो थिंग्स विल बी गुड फॉर यू, राइट। तो ये हमारा, तो लेट्स से वील डिवाइड दिस पेज इनटू 2 पार्ट्स। दिस वाज योर पेज 1, दिस इज पेज 2। अगेन आई एम अज्यूमिंग दिस इज 10 मार्क क्वेश्चन। 10 मार्क क्वेश्चन में 2 पेजेस मिलेंगे आपको। पहले पेज आपका इतना जगह रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इतना जगह आपको मिलना है, आपको किसी भी हाल में टारगेट करना है एटलीस्ट यहां तक आपको अपना आंसर लाना ही है। मतलब 1.75 पेजेस का आपका आंसर होना चाहिए। इनके सबका आंसर यहां खत्म हो रहा है तो दुखी मत हो जाना, यहां पे से लाइन खींच देना, ठीक है। दिस इज अगेन अ स्मार्ट हैक। पॉइंट ये बोलते हैं ना स्कूल में कि पन्ने भरो, यूपीएससी में सेम है, पन्ने भरो भाई, पन्ने भरने हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, वो 1857 में कंसीडर वाटरशेड मूवमेंट इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। सबसे पहला क्या आता है हमारा आंसर के स्ट्रक्चर में? शैल वी स्टार्ट राइटिंग एन आंसर? सी आई टेल यू हाउ टू राइट एन आंसर, आई वोंट डिक्टेट यू एन आंसर। जब आप लोग को इनफैक्ट बेटर रहेगा जो आपको होमवर्क दिया है, लेट अस सस्पेंड दैट होमवर्क फॉर नाउ। जब आप लोग का ये चैप्टर आएगा, यू हैव दिस क्वेश्चन विद यू, राइट, तब आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अभी मत करना, कोई पॉइंट नहीं, आपको वरना पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ जाएगा। डू नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन व्हेन यू गो होम, कोई सेंस नहीं बनता है। अभी बस समझो कैसे आंसर लिखा जा रहा है, ठीक है। आई विल नॉट बी डिक्टेटिंग एन आंसर, आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू राइट एन आंसर। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन, इसका कोर थीम है ब्रिटिश पॉलिसीज क्या क्या चेंज हुआ, बट अबाउट व्हाट, 1857 का प्राइसिंग पे। तो हमारा इंट्रोडक्शन विल बी अबाउट 1857 का प्राइसिंग, कि वही 1857 अपराइजिंग मार्क्स अ लैंडमार्क पीरियड in India's political history and the end result of 1850, ऐसे करके आप लिख लो कि end result of 1857 uprising ensured that Britishers were now complete masters of the colonial India। एक अच्छा इंट्रोडक्शन है। 1857 अपराइजिंग, एक सेकेंड, कॉलोनियल क्या हो रहा है ये, कॉलोनियल मास्टर्स। अब ये देखो कॉलोनियल मास्टर्स है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो रहा है बिकॉज ये आउटकम हो रहा है, तो इसको अंडरलाइन कर लो। समझ रहे हो ना, कुछ अगर डेटा दे सकती हो तो कुछ डेटा का, इफ यू हैव सम डेटा विद रिस्पेक्ट टू 1857 का प्राइसिंग, यू गिव अ डेटा हियर आल्सो, या कुछ एग्जांपल दे लो कि 1857 एक ये एग्जांपल अच्छा इसका दे सकती हो, इट एडमिनिस्ट्रेटिवली यूनाइटेड इंडिया फॉर द ब्रिटिश, ठीक है। अब जब हम लोग आएंगे, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ थीम में वी हैव इंट्रोड्यूस्ड 1857 का वॉर, थीम में वी हैव इंट्रोड्यूस्ड सम चेंजेस दैट हैव हैपेंड ऑन अ जनरल स्केल। नाउ हम लोग डेप्थ में जाएंगे, डीप में जाएंगे इस आंसर के, ठीक है, विच इज योर बॉडी। तो व्हाट बॉडी का यही हेडिंग हमको देना पड़ेगा। जो पहला इंट्रोडक्शन हो गया, लेट्स से इसको 3 to 4 लाइंस रखना है, बहुत बड़ा नहीं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बॉडी में। तो मैंने बताया था बॉडी में यू कैन डिवाइड योर बॉडी इनटू 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट्स। 10 मार्कर वाले में 1 पार्ट और 2 पार्ट, 15 मार्कर वाले में 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स, 10 मार्कर्स वाले में डू नॉट डू 3 पार्ट्स, बहुत टाइम चला जाएगा, नॉट वर्थ इट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग कितने पार्ट्स कर सकते हैं, कुछ कोई बता सकता है? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, कितने पार्ट्स किए जा सकते हैं? 3 मत करो, 10 मार्क कर रहना मत करो, 2 कर सकते हैं। क्या क्या 2 पार्ट्स रखेंगे बताओ? अब देखो व्हाट इज द कोर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पॉलिसीज आफ्टर 1857, मतलब बिफोर 1857 उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। एंड इसमें पैराग्राफ लिखो तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पॉइंट से पैराग्राफ लिखो तो कंप्यूटर ज़्यादा टाइम लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू एडेड मटेरियल्स, फ्लो चार्ट बना लो सिंपल। तो वही पहला पार्ट में लिखो पॉलिसी बिफोर 1857। तो क्या क्या था वो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ऐसे करके 4 पॉलिसी ऐसे करके एक डायग्राम बना के कर दो। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी और 3-4 था ना, जो भी एक्ट मत लिखो, 2-3 ऐसे पॉलिसीज लिख दो। हाँ वही, वो तो बाद में हुआ था ना शायद, 1857 के बाद हुआ था ना। हाँ तो उसके पहले वाला 3-4 ऐसे चीजें लिख दो, वो लिख दो। या फिर वो बोल दो कि जिसके भी क्या ब्रिटिश बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते थे, तो यही है। तो दिस इज अ कोर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट दिस इज नॉट एज कोर एज द आफ्टर 1857, राइट।
तो इसमें छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेंगे, टाइम बोला ना, टाइम होगा, स्पेस भी ज़्यादा लेगा। अब आफ्टर 1857 जो विच इज द कोर पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, उसमें ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स। तो आप ये करो, आफ्टर 1857 क्या क्या चेंजेस हुए। तो लेट्स से आपके पास 1 2 3, क्या हुआ, 3 कहाँ गया, 4 5 पॉइंट आ गए। आप हर पॉइंट पे एक वन लाइन का वैसे, अब इसको पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, तो लेट्स से देयर इज सम चेंज, तो ये पहला चेंज आप लिख दो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, और उसको अंडरलाइन कर लो, एंड राइट 4 और 5 वर्ड्स अबाउट इट, एंड इफ पॉसिबल गिव एन एग्जांपल। जैसे उन्होंने बोला कि गवर्नर चेंज टू वाइस गवर्नर जनरल, पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाला, ये सब करके आ गया था, 2-3 चेंज ऐसे हुए थे। यूपीएससी वो बहुत बाद में आया था सर, बाद में आया था, कुछ वैसा ही बहुत सिमिलर कुछ आया था, बट लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ वो सब, एनेक्सेशन वाला, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ये सब करके। तो ठीक है, तो मान लो लेट्स से आपने लिख दिया कंपनी रूल एबॉलिश्ड, एबॉलिश्ड, यहाँ पे 3-4 वर्ड्स लिख दिया और एक एग्जांपल दे दिया, ऐसे करके 4-5 पॉइंट आ गए। इफ यू हैव 5 पॉइंट्स मोर देन एनफ, बिकॉज आपने बॉडी भी दे दी, अपने इंट्रोडक्शन भी दे दिया है, आपने 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर लिए यहाँ तक सब कोई। आई एम नॉट डिस्कसिंग द आंसर बिकॉज आप लोग को पढ़ाया जाएगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू राइट एन आंसर, हाउ यू गो अबाउट राइटिंग एन आंसर। ठीक है, मैं भी डिस्कस करूँ, आप लोग समझ में बहुत कुछ नहीं आया। आपने 5 पॉइंट लिख दिए, अब मैंने क्या हुआ था, ट्राई करो 1.75 एटलीस्ट टच करने का, थोड़ा जगह बाकी है, प्लस हमें कंक्लूजन भी लिखना है। अब तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 18 एक कंक्लूजन, अब हम लोग इसको एंड करेंगे। मैंने क्या बताया, एंड हमेशा ऑप्टिमिस्टिक नोट पे रहना पड़ेगा, तो इसमें ऑप्टिमिज्म कहाँ खोजे। ठीक है, हम ये इस पे एक अच्छा एंडिंग लिख सकते हैं, डू नॉट राइट इट डाउन, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ आई एम ट्राइंग टू फ्रेम एंड कंक्लूजन कि द चेंजेस आफ्टर 1857 was modern and aimed at fulfilling British administrations in India. But overall, it backfired and fueled the Indian national movement, which led to our independence in 1947. अच्छा ऑप्शन अच्छा है कि नहीं, हमने एक लाइन में इसका क्रिटिसिज्म, एक इसका वो भी दे दिया, इस यूज भी दे दिया, एक उसी लाइन में इसका क्रिटिसिज्म भी दे दिया, और उसी लाइन में इसका एंड रिजल्ट भी दे दिया। मैंने कंक्लूजन बनाया ना, ये मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस बना रहा हूँ मैं। प्रॉब्ली आप लोग शायद इस लेवल पे सोच नहीं पा रहे होगे, मोस्ट ऑफ यू, कि हमें कैसे एक ही लाइन में उसका एक तारीफ भी कर दे, क्रिटिसाइज भी कर दे, एक इसको फ्यूचर में भी जोड़ दे कुछ, बिकॉज ये 5 साल का एक्सपीरियंस है। अब जैसे यही क्वेश्चन हो जाता फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे, तो उसका कंक्लूजन बहुत अलग होता। उसका कंक्लूजन कुछ ऐसा होता, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पता है ना, 1920 के आसपास हुआ था, उसका कंक्लूजन कुछ इस तरीके होता कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल्दो फेल्ड इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस, but it fueled nationalism in the country and paved way for future independence movements. ये चीज आप ग्रेजुअल प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अब अगेन इसको और एक तरीके से कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैं बताया इंट्रोडक्शन हो गया, कई लोग क्या करते हैं थे, जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पे छोटा सा इंडिया का मैप बना दिया, लेट्स से एक इंडिया का मैप बना दिया मैंने, लेट्स से एक इंडिया का मैंने लेट्स से एक मैप बना दिया, यहाँ पे ये स्पॉट्स हो गए आपके 1857 के रिबिलियन के, इसको ऐसे करके मार्क कर दिया, इसको ऐसे करके शेड कर दिया इंडिया के मैप पे, तो ये भी आप कर सकते हो, बट अगर ये करे तो ये मत करो, ठीक है ना, बिकॉज एक पेपर में बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहे हो कि मैप किसी और क्वेश्चन में यूज कर लेना ज्यादा हो जाएगा, वो तो बोलते हैं ना कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज स्पॉइल्स द टेस्ट, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, राइट। तो एक क्वेश्चन में एक ही डायग्राम में फ्लो चार्ट रखो, कई बार ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में फ्लो चार्ट डायग्राम बने भी ना, डू नॉट पैनिक। मैंने क्या बोला, दैट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज वैल्यू एडिशन टाइप का। बोलिए, कोई बात नहीं, चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। सो गाइज राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन दिस, हाउ दिस इज अफेक्टेड, हाउ दिस इज रिफ्लेक्टेड इन हिज अपॉइंटमेंट एंड रोल्स। अगेन गाइज, तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। गाइज मैंने बताया था वैल्यू एडेड मटेरियल्स में आर्टिकल्स रखना पड़ेगा, आर्टिकल्स किसका, न्यूज आर्टिकल्स तो नहीं, आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी का पेपर में, मतलब ये GS2, try to introduce as many articles, court cases, name of committees as possible. तो हम लोग एक वैल्यू एडेड मटेरियल के साथ शुरू करेंगे इसका आंसर, तो हम लोग वही लिखेंगे, आर्टिकल 148 टॉक्स अबाउट CAG, जो आप लोग पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 148 इज योर CAG, ठीक है ना। वैसे ही आपका 312 होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, 324 होगा इलेक्शन कमीशन। तो जब आप पढ़ोगे बार बार लक्ष्मीकांत, यू विल कम टू गेट टू नो दिस, डू नॉट वरी।
अलग से इसको बैठ कर रटना नहीं है, ठीक है। तो वील स्टार्ट आवर आंसर इंट्रोडक्शन लाइक दिस कि आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पोजीशन ऑफ द सीएजी, हु इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ऐसे करके 3-4 लंबा लाइन का एक इंट्रोडक्शन लिख देंगे। और लेट्स से कि जब तक तो आप लोग एग्जाम लिखोगे सम न्यू पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज सीएजी, तो उसमें आप बोलते हैं ना कि इंट्रोडक्शन के साथ एग्जाम्पल टाइप का, तो आप लिख देना रिसेंटली मिस्टर डैश 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 या मिस डैश डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएजी ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ गए आप लोग ये बात? नाउ ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, सबको समझ में आ गया इंट्रोडक्शन कैसे देना है? वी आर इंट्रोड्यूसिंग द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या हमारा? कंटेक्स्ट इज सीएजी। वी आर इंट्रोड्यूसिंग द कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी आर डन विद दिस इन आवर इंट्रोडक्शन, वी आर क्लियर। नेक्स्ट वी कम टू द बॉडी। अगेन इस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स होंगे बॉडी के? 2। और मान लो ये 15 मार्क्स होता तब 3। तो अगर ये 3 हो जाता, 3 कर देते, 2 भी रखते कोई दिक्कत नहीं, बस 3 करना बेटर होगा। तो जब हमारे पास 10 मार्क्स वाला है तो वी विल राइट अपॉन रोल एंड वो अपॉइंटमेंट। 15 मार्क्स वाला वी कैन टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट, रोल एंड सम इश्यूज या ऐसे करके डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 पार्ट में कर लेते हैं, राइट। तो इंट्रोडक्शन में हमने कहानी लिख दी 4-5 लाइन में। अगले में बॉडी आ रहा है। फर्स्ट क्या होगा? बॉडी में फर्स्ट पार्ट का क्या है? अपॉइंटमेंट। अब देखो इसमें क्लियरली हमें अपॉइंटमेंट भी लिखना है एंड रोल्स पे लिखना है, दोनों पे स्पेसिफाई किया हुआ है। तो आइडियली अनलेस यूड हैव डू नॉट हैव टाइम ऑन योर हैंड, मान लो कि तुम्हारे पास 5 मिनट बचा, 2 क्वेश्चन बचे हैं, तब तुम्हें फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, वरना इसमें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि नहीं, दोनों स्पेसिफिकली मेंशन है, दोनों चीज पे लिखना है। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी। विल टॉक अबाउट कौन अपॉइंट करता है, इसकी सर्विस कंडीशंस कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, ये सब फैक्चुअल पार्ट हो जाएंगे आपके। सेकंड आपका हो जाएगा रोल ऑफ सीएजी। तो लेट्स से यहाँ पे अपॉइंटमेंट का हो गया 3-2, लेट्स से 1-2-3 पॉइंट लिख दिया आपने अपॉइंटमेंट के। सेकंड आपके आ जाएगा रोल ऑफ सीएजी। अब सीएजी के भाई बहुत सारे रोल्स हैं और 10 मार्क का क्वेश्चन है। आइडियली 10 मार्क के क्वेश्चन में इफ यू आर राइटिंग ओनली 1 पॉइंट देन 7 वुड बी गुड, 7 और 8 वुड बी गुड। इफ यू आर राइटिंग 2 पॉइंट्स तो 4+4 या 3+5 या 3+4 ऐसे करके करो। मैं बहुत लोग बोलते हैं ना 10 मार्क में 15 पॉइंट लिखना चाहिए, उतना ना टाइम है आपके पास ना स्पेस है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड हाँ, वन मोर थिंग, कभी भी ये मत करना कि एक कि भाई मैं 10 अच्छे आंसर लिखूंगा और 10 एवरेज और बाकी मैं कुछ लिख दूंगा, या फिर मैं 18 वर्ल्ड क्लास आंसर लिखूंगा और 2 अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। डू नॉट डू दिस। ये गलती मैंने की अपने 3rd अटेम्प्ट तक, इसलिए मेरे को 4th अटेम्प्ट में आना पड़ा। टारगेट करना है 20 के 20 आंसर लिखने का, टारगेट करना है 20 के 20 अच्छे आंसर लिखने का, टारगेट ये करना है पेपर फिनिश हो, पेपर पन्ने भरे जाएं। वी डू नॉट हैव टू स्लिप पेजेस, मिस पेजेस। एंड जिस हद तक हो सके हमें अच्छा आंसर करना है। लेट्स से 5 मिनट बचे हैं, यू गाइस हैव 5 मिनट्स लेफ्ट एंड यू गाइस हैव टू लास्ट 2 10 मार्कर्स टू अटेम्प्ट, राइट। यू कैन नॉट राइट वर्ल्ड क्लास आंसर्स, यू जस्ट हैव टू, तुम्हारा उसमें टारगेट यही होगा फिनिश करने का। 1 लाइन इंट्रोडक्शन, 1 लाइन कंक्लूजन, दुनिया भर की कहानी नहीं लिखनी है, बस बॉडी में फ्लो चार्ट बनाओ, निकलो। दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी, ठीक है। कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट कंप्लीटिंग द पेपर इज। आपने कुछ भी लिख दिया उसके लिए आपको 1 या 1.5 मिला तो, और मैंने क्या बताया 1 और 1.5 में कितने मार्क्स, कितने रैंक्स चेंज होते हैं? 8 to 9 चेंज होते हैं, इवन 10। तो बोले फाइट फॉर एवरी सिंगल मार्क। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो भाई रोल्स, लेट्स से यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिखे, तो 1 2 3 4 5। अब देखो सीएजी बहुत सारी चीजों से इन्वॉल्व है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, ये कमिटी, वो कमिटी, ही इज द फ्रेंड एंड द गाइडिंग लाइट ऑफ पीएससी, तो यही सब यूज करो। अब देखो फ्रेंड एंड गाइडिंग लाइट, इट्स एन इंपॉर्टेंट वर्ड, अंडरलाइन कर दो। वैसे अपॉइंटमेंट में अगर वारंट अंडर हैंड एंड सील हो गया, इट्स अगेन अ लीगल वर्ड, राइट, तो अंडरलाइन कर दो। अभी ऐसे करके हो गया, समझ में आ गया। यू हैव टू राइट, प्रायोरिटाइज द पॉइंट्स एंड एवरीथिंग। लास्ट में जगह बचा है, कंक्लूजन लिखना है। तो इफ यू हैव अ कंक्लूजन इन माइंड, वेल एंड गुड। अदरवाइज पॉल साइंस में हम लोग बहुत फेमस कंक्लूजन पढ़े हैं सीएजी पे, कि डॉक्टर BR अम्बेडकर हैज कॉल्ड सीएजी एज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पोजीशंस इन आवर कंट्री, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड कंक्लूजन। विदाउट सीएजी वी कैन नॉट ड्रीम ऑफ हैविंग एन इंडिया विदाउट फिजिकल फेडरलिज्म। खत्म कंक्लूजन। ये कहाँ से मिलेगा? टॉपर्स की कॉपी से मिलेगा, जो आप बुक्स पढ़ोगे उससे मिलेगा, आपके अपने बेसिक बुक से, नोट से मिलेगा। पॉइंट ये है कि हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन अगर इलेक्शन कमीशन पे आगे आप लिख सकते हो, प्रोवाइडेड आपने इलेक्शन कमीशन पढ़ लिया है। हाँ, वी कैन यूज अ कंपैरेटिव एनालिसिस, वेरी गुड। मान लो लेट्स से
सीएजी हो गया कि कैग, इंडिया में कैग इज एक्चुअली एन ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर का पावर नहीं है इंडिया के पास। कंट्रोलर मतलब कि कुछ भी पैसा होता है ना, आपके घर में आपकी मम्मी का कंट्रोलर होती है, कुछ भी पैसा लेना होगा मम्मी से पूछ के लेना होता है। इंडिया में कैग के पास वो पावर नहीं है, बट उसका नाम कैग है, ठीक है ना। तो इंडिया में, बट ब्रिटेन का कैग आपका कैग है पूरा, वो कंट्रोलर भी है, ऑडिटर जनरल भी है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये भी बहुत वेरी गुड। या फिर इसको आप, जब 15 मार्कर्स वाले क्रिटिसिज्म आ गया तो उसमें भी लिख सकते हो कि इंडिया में कैग इज नॉट अ कैग एट ऑल। नहीं, हम लोग गवर्नमेंट को ये नहीं बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट पागल है, वो गवर्नमेंट पागल है। फेयर ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म, एंड वी आर नॉट एक्चुअली, वी आर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ठीक है ना। व्हेन वी आर टेलिंग, व्हेन वी आर पॉइंटिंग आउट दैट कैग इन इंडिया इज नॉट अ कैग, इट इज कंस्ट्रक्टिव। व्हेन वी आर टेलिंग दैट ये पोस्ट पागल है, वो पोस्ट पागल है, सब यूजलेस है, सब बेकार है, दैट इज डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। उससे कुछ आउटपुट नहीं आता है। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन में आपका एक हद तक आपका वो आ जाएगा कि आपको थोड़ा ब्रॉडन करने होगा। डिस्क्राइब में इट्स लाइक कि मोर ऑफ अ पैराग्राफ टाइप का स्ट्रक्चर टाइप का। एक्सप्लेन में इट्स लाइक यू आर डिस्क्राइबिंग बट एज वेल एज इन डिफरेंट डायमेंशंस। डिस्क्राइब में मतलब कि यू आर एलैबोरेटिंग थिंग्स, या फिर हाँ मतलब हल्का ऐसे टाइप का हो जाता है, बट फिर भी पॉइंट्स लिख दो, कोई इतना वो लॉस्ट। जीएस में अगेन, इन जीएस कुछ मत करो कंपैरिजन। कोई क्वेश्चन आया, कंपेयर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूएस एंड इंडिया, कुछ मत करो, इंट्रोडक्शन दे दो कि यू का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस इज द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, व्हेयरएज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। एक लाइन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पे, एक लाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, फिर अगला इंट्रोडक्शन में हेडिंग दो कि डिफरेंसेस, डिवाइड करो, डिवाइड करके लिखना शुरू कर दो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है बताइए, चलिए, वी हैव सम टाइम ऑन आवर हैंड्स, ठीक है। व्हाट इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड, ठीक है, 10 मार्क्स क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में वही इंट्रोडक्शन मार रहेगा प्लानिंग के ऊपर, ठीक है। इसमें हम लोग ये लिख देंगे कि इंडिया हैज डन अवे विद द सिस्टम ऑफ प्लानिंग बाय एबोलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। उसमें फर्स्ट पार्ट में रहेंगे रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, तो बॉटम टू टॉप अप्रोच, फिजिकल कंसिडरेशन, चेंजिंग नीड्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स। हाँ तो रवि रैशनल करके, हाँ ठीक है। एंड देन सेकंड पार्ट आपका क्या हो जाएगा, वो क्या था, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है, इंडिया इज वेरी मच रेजिस्टेंट टू चेंज। अगर मैं बोल दूं कि लड़कियां इस तरह बैठेंगे, लड़के इस तरह बैठेंगे, आप लोग का आधार का मुंह उतर जाएगा। ऑल्दो इट्स नथिंग, जस्ट आप लोग बस मैं अरेंजमेंट चेंज कर रहा हूँ, बट इट्स एन रेजिस्टेंट टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज हो गया, ऑपरेशनल डिफिकल्टीज हो गई, तो जब आप ग्रेजुअली पढ़ोगे प्लानिंग के बारे में, यू विल अंडरस्टैंड। यही अप्रोच रखना है, वही सिंपल चीज। इस क्वेश्चन में क्या, प्लानिंग इज योर कीवर्ड, राइट। ओके, इट डिपेंड्स अगेन, इफ द क्वेश्चन इज स्पेसिफिक टू कंपेयर इंडिया और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइप का, नहीं तो तब इंट्रोडक्शन विल गिव अ कंटेक्स्ट, एंड देन हम लोग ऐसे करके पैराग्राफ बना के इधर यूएस इधर इंडिया ऐसे करेंगे, ठीक है। इफ द क्वेश्चन इज नॉट इन दिस फॉर्म, लाइक दिस क्वेश्चन में हियर वी कैन राइट वन पॉइंट ऑन कंपैरिजन, राइट। तो उसको हम सिंपल पॉइंट के अंदर लिख देंगे कि द सीएजी ऑफ यूके functions both as comptroller and auditor general, whereas in India the power of controlling is not given to her या to him, ठीक है। यही करना आपको, ठीक है। बिफोर जंप टू सीए, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, आंसर राइटिंग कुछ और जानना है आप लोगों को। कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि ड्यू टू डिफरेंस नेचर, डिफरेंट, फॉर एग्जांपल वो ब्रिटिश एंड इंडियन, यूके एंड सॉरी यूएस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, राइट। तो हम लोग कंक्लूजन ऐसे कर सकते हैं कि डिस्पाइट डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, यूएस एंड इंडिया टुडे स्टैंड एज द हॉलमार्क्स ऑफ डेमोक्रेसी। Their differences might be on a functional or structural level, but deep down they both keep citizens, their own citizens, at the center of things, and this is what has made both the nations great. Yeah, has made both these polities great. Polity would be a better word given paper to a question अगर हुआ तो। ऐसे करके आप एंडिंग कर सकते हो जाएगा ग्रेजुअली, डू नॉट पैनिक, हो जाएगा ग्रेजुअली। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे गाइस, रिमेंबर दिस। समझ में आ गया हाउ टू कंक्लूड ऐसे क्वेश्चन में। देखो करंट अफेयर्स में अगेन आई वाज गेटिंग क्वेश्चंस कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वेरी सिंपल। आप लोगों को याद है मैंने जब ये क्वेश्चन करवा रहा था ये सीएजी वाला, तो मैंने बोला था ये पॉइंट बोला होगा कि जब मेरे टाइम में जब मिस्टर जीसी मुर्मू आपके वो बने थे सीएजी, तो मैं अपने हर इंट्रोडक्शन में यूज़ करता था, तो वो आपका करंट अफेयर्स था उस टाइम का। इसी तरीके से आपको ट्राई करना है। अगेन दिस वाज अ वेरी स्टैटिक और नॉन फैक्चुअल क्वेश्चन, राइट, बट देखा मैंने किस टाइप पे करंट अफेयर्स यूज़ किया। या फिर लेट्स से सीएजी ने रिसेंटली कोई रिपोर्ट पे कमेंट किया है, यू कैन ऑल्सो यूज दिस इन योर इंट्रोडक्शन, एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू गाइज टू डू। इंटीग्रेट करंट अफेयर्स इन योर आंसर,
ठीक है, लेट्स से इलेक्शन कमीशन पे कोई क्वेश्चन है और इलेक्शन कमीशन ने कुछ नया कर दिया है। फॉर एग्जांपल 2019 इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने बहुत कुछ नया नया किया था, स्वीप हो गया, सी वोटर से का बहुत कुछ था। तो इलेक्शन कमीशन में शायद 2019 या 18 या किसी एक में क्वेश्चन आया था कोई ऑप्शनल में या फिर जीएस में, तो आई एक्चुअली रोट अबाउट दिस कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 गिव्स इलेक्शन कमीशन द पावर टू कंडक्ट इलेक्शंस टू ये recently election commission of India has launched this. So see, this is how I have integrated current affairs with, so this is how you might have seen the current affairs been integrated with your static question. And guys, there will be static questions again, no planning wala question. I tried integrating how government of India has abolished the planning commission. These are the small things that you can use. कुछ data मिल गया. For example, if there is a question on failure on the failure of power sector, ठीक है ना, तो सिंपल चीज ये बोल सकते हो कि अपने न्यूज में पढ़ा होगा कि एनपीए ऑफ पावर सेक्टर इज वेरी हाई. यू कैन इंटीग्रेट दिस इन योर पावर सेक्टर फेलियर वाली चीज में. अगेन दिस इज समथिंग दैट प्रॉब्ली यू वोंट फाइंड इन एनी बुक. अगेन दिस इज समथिंग दैट यू वोंट फाइंड इन एनी बुक, राइट? बट देन आप जब करंट अफेयर से, न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर कंपाइलेशन से व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग दिस, डजंट दिस गिव सम वैल्यू टू योर आंसर? ठीक है ना, वो सीएजी आर्टिकल 148 सबको ही लिखने वाला है. बट व्हेन यू राइट वन एक्स्ट्रा लाइन की ये सीन है, डजंट इट मेक योर आंसर स्टैंड लिटिल बेटर कंपेयर टू किसी और से? दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. इंटीग्रेट योर करंट अफेयर्स विद योर आंसर. कुछ क्वेश्चंस होंगे विच विल बी प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड, उसको आपको स्टैटिक के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल FCRA अमेंडमेंट 2020. What are the features of FCRA Amendment 2020? वो तो पूरा डायनेमिक क्वेश्चन ही है कि यहाँ पे बैंक खुलाना पड़ेगा, इतना लिमिट होना चाहिए, ये लोग क्या कहते हैं फंडिंग नहीं ले सकते हैं. दिस इज कंप्लीटली अ डायनेमिक क्वेश्चन. इसमें आपको स्टैटिक डालना पड़ेगा. कैसे डालोगे? इसका इंट्रोडक्शन ही कर दो कि FCRA गाइडलाइंस एम टू रेगुलेट द फंडिंग ऑफ NGOs विच आर नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज एम्ड एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड डेवलपमेंट वर्क इन द कंट्री. तो सी यू हैव दिस NGO का डेफिनेशन, राइट? एक फैक्चुअल चीज, एक नॉन फैक्चुअल चीज है, एंड यू हैव इंटीग्रेटेड दिस इन योर कहते हैं डेटाबेस या फिर करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन में. वैसे ही जो एक स्टैटिक क्वेश्चन होगा उसमें आपको इंटीग्रेट किसको करना है? करंट अफेयर्स को. आइडियली यू शुड नॉट बी मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मेंस वाला करंट अफेयर्स एंड प्रीलिम्स वाला करंट अफेयर्स. देयर इज अ डिस्टिंक्शन, ठीक है, देयर इज अ डिस्टिंक्शन. आइडियली यू शुड नॉट बी मेकिंग. व्हाई? कुछ ऐसा फैक्ट मिल गया, लेट्स से सम स्पीसीज हैज गॉट एक्सटिंक्ट, उसको आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जोड़ सकते हो, एनवायरमेंट से जोड़ सकते हो, डिजास्टर इन नेचुरल डिजास्टर इससे भी जोड़ सकते हो. पॉइंट यही है, आइडियली इंटरलिंक दीज टॉपिक्स एंड राइट. एंड दिस इज व्हाई आई हैव, मैंने बोला था ना रिमाइंडर डाल दो करंट अफेयर्स यूज करने का. गाइज GS1 का चीज GS2 में यूज करना इज एब्सोल्युटली ओके. इंटरलिंक एंड राइट. अभी आप लोग ये शायद नहीं समझ रहे हो बिकॉज यू इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, बट जब आप लोग का GS1 2 3 ये सब कंप्लीट हो जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई. कोई क्वेश्चन हो गया, लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड देयर इज वन फंडामेंटल ड्यूटी, राइट, प्रोटेक्टिंग योर एनवायरमेंट. तो आप बिल्कुल आर्टिकल 51A करके ऐसे करके मेंशन कर सकते हो. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. 51A 51B जो भी आर्टिकल है, कि आर्टिकल 51A टॉक्स अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ. इन अ GS3 का क्वेश्चन इंटरलेट करो, इंटरलेट बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज वेल एज इन बिटवीन करंट अफेयर्स एंड योर स्टैटिक पार्ट. वन डिसेंट करंट अफेयर्स का मैगजीन. आप लोग में से कितने लोगों ने अपने खुद की कोचिंग की ये देखी है वेबसाइट, व्हाट टू रीड इन हिंदू एंड एवरीथिंग? जो नहीं देखे देख लो, ठीक है. कई बार आप लोग इनफैक्ट सिंस यू गाइस आर बिगिनिंग, एक बार आप लोग वो आता है ना व्हाट टू रीड इन हिंदू, व्हाट टू रीड इन आई, वो देख लो. एटलीस्ट वो आर्टिकल्स पढ़ लिया करो. अर्ली मॉर्निंग आ जाता है वो, उनको देख लिया करो, ठीक है. तो यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर्स. बाद में शायद ये भी हो जाए कि यू माइट नॉट इवन नीड टू रेफर टू दैट. जब आपको खुद यू गेट टू नो व्हाट टू सेपरेट एंड व्हाट टू रीड. एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, एग्जामिन, इलैबोरेट, इवैल्यूएट. इवैल्यूएट मींस यू हैव टू गिव योर व्यूज ऑन इट. इलैबोरेट मतलब थोड़ा अच्छे से गहरे में जाके समझाओ. एग्जामिन तो एनालिसिस करो. डिस्क्राइब अगेन गहरे में जाके समझाओ और थोड़ा एनालिसिस के साथ. एक्सप्लेन डिटेल में बात करो. डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब इज, डिस्क्राइब कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, एक्सप्लेन में आप पॉइंट वाइज कर सकते हो. बट अगेन कोई डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन में भी इफ यू राइट इन पॉइंट्स, नॉट एन इशू. Probably we'll see what type of things we can do. Either we can discuss some other aspects of this exam or some other papers, or we can take an advanced level of answer writing class, right?
thank you so very much. It's been an honor visiting you guys again, and have a good day and take care. Bye bye.